नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ में। हवाओं के सहारे न उड़ान भर, चट्टानें अक्सर तूफानों का भी रास्ता मोड़ देती हैं। हवाओं के सहारे न उड़ान भर, चट्टानें अक्सर तूफानों का भी रास्ता मोड़ देती है। हौसला रख अपने पंखों पर, हवाओं के सहारे तो अक्सर पतंगे उड़ा करती है। हौसला रख अपने पंखों पर, हवाओं के सहारे तो पतंगे उड़ा करती हैं। और तू पतंग नहीं है, तू इंसान है। भगवान ने तुझको सब कुछ दिया है और अपनी मेहनत पर भरोसा रख, अपनी कार्य पे भरोसा रख। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारे अरस्तु से संबंधित क्लासें चल रही थी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और उसके थॉट्स पढ़ रहे थे, जिसके हम इस कड़ी के अंदर हमने बहुत सारी क्लासों के ऊपर बातें कर ली है। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास है अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था। यानी कि अरस्तु से पहले प्लेटो ने जिस सामाजिक व्यवस्था के बारे में कहा था, जिस परिवार को उन्होंने शासक वर्ग के लिए गलत बताया था, जिस संपत्ति को उन्होंने गलत बताया था और दास प्रथा के ऊपर भी उसने कोई व्यवस्थित विचार नहीं दिए थे। तो अब हम अरस्तु के क्या विचार थे, जो बातें हमने प्लेटो की पढ़ी वही बातें आज हम अरस्तु की पढ़ रहते हैं। सबसे पहले आज की ये जो हमारी क्लास रहेगी अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था, इसके अंदर हम अरस्तु के 3 विचार पढ़ेंगे। अरस्तु के दास प्रथा के ऊपर विचार, अरस्तु के संपत्ति के ऊपर विचार और अरस्तु के निजी परिवार यानी स्वयं का जो परिवार होता है या पत्नी होती है उसके बारे में क्या विचार है, इन दिनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु के दास प्रथा संबंधित विचार। तो अरस्तु ने जितनी भी बातें लिखी हैं, अरस्तु के जितने भी विचार हैं, जितनी भी बातें हैं, अक्सर अधिकांश बातें आज के समाज के साथ में मेल खाती हैं। आज से सैकड़ों साल पहले जो अरस्तु ने बातें कही थी वो आज के समाज में भी वो देखी जा सकती हैं। मगर अरस्तु की बातें एवं आज के समाज की जब हम तुलना करें तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में फर्क नजर आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भेद नजर आता है, वो दासता से संबंधित। क्योंकि अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने दास प्रथा को और दासों को जायज ठहराया था, उनको उन्होंने सही ठहराया था। जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर माता पिता पत्नी बच्चे और जो परिवार का मुखिया है स्वयं है, उनसे मिलकर के परिवार बनता है, उसी प्रकार उस परिवार के अंदर दास को भी उन्होंने अनिवार्य बताया था। अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? अरस्तु के अनुसार परिवार की शुरुआत विवाह से होती है, जहां पर पति पत्नी अपने बच्चे माता पिता एवं दासों के साथ में रहते हैं। दासों को परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा बताया था अरस्तु ने। अब अरस्तु ने ये जो, हालांकि आज के समय में दास प्रथा जैसी कोई चीजें नहीं है, दास प्रथा को बहुत सारे विद्वानों ने, अधिकांश लोगों ने गलत ठहराया है। और आज के वर्तमान समय में जितने भी देशों की सरकारें हैं, जितने भी देशों के, चाहे लोकतंत्र है, साम्यवाद है, सैन्य शासन है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था है राज्य के अंदर, सारी की सारी व्यवस्थाएं दास प्रथा को गलत ठहराती है। कानूनी रूप से अपने कानून के अंदर दास प्रथा को गलत ठहराती है। और आज मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी दास प्रथा को गलत ठहराते हैं। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि दास प्रथा गलत है, फिर भी अरस्तु दास प्रथा को सही क्यों ठहरा रहा है, फिर भी अरस्तु दास प्रथा का पक्ष क्यों ले रहा है, तो अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में क्या क्या बातें की, उसके बारे में हम क्या करते हैं, व्यवस्थित पूरा का पूरा उनके विचारों को समझते हैं। ठीक है, तो देखो अरस्तु की सामाजिक व्यवस्था के अंदर दास प्रथा, संपत्ति और परिवार के संबंध में उनकी विचारधारा का अध्ययन किया जाता है कि भाई अरस्तु ने उस समय के तात्कालीन समाज के बारे में जो बातें बताई थी, तो उस तात्कालीन समाज के अंदर दास प्रथा, संपत्ति और परिवार, इन चीजों के बारे में बातें करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अरस्तु के दासता संबंधित विचार, अरस्तु के दासता संबंधित विचार क्या है?
अरस्तु कहता है, अरस्तु दास प्रथा को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखता है। दास प्रथा को क्या देखता है? एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखता है। वह परिवार को सामुदायिक जीवन की प्राथमिक इकाई बताता है। परिवार को क्या बताता है? प्राथमिक इकाई बताता है, यानी कि सबसे छोटी संस्था बताता है, सामुदायिक व्यवस्था की, समुदाय के रूप में रहने की, ठीक है ना, आपस में एकता स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या है? परिवार है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। पारिवारिक व्यवस्था में दास प्रथा को सजीव संपत्ति के रूप में आवश्यक माना जाता है। देखो, हमारे पास में गाड़ी होती है, बंगला होता है, ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखे, बहुत सारा धन दौलत, पैसा, ये सारी की सारी चीजें हैं। मगर ये क्या है? ये सारे के सारे जो भौतिक संसाधन हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये निर्जीव चीजें हैं। ये कैसी हैं? निर्जीव चीजें हैं। ये जो हमारी संपत्ति है, ये हमारी निर्जीव प्रॉपर्टी है, निर्जीव संपत्ति है। अगर हमें गाड़ी का उपयोग करना है तो भी हमें गाड़ी चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास गाड़ी है, मगर अगर कहीं पे जाना है तो उसके लिए एक सजीव की जरूरत पड़ेगी, एक जीव की जरूरत, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो उसको इधर उधर ले जा सके, ठीक है ना। हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, पैसे हैं, तो उन सब के लिए क्या है? उन निर्जीव वस्तुओं का उपभोग सजीवों के द्वारा ही होता है। अरस्तु कहता है कि परिवार के अंदर जो सारी की सारी जो ये निजी संपत्ति होती है ना, निजी संपत्ति के भरोसे परिवार नहीं चलता है। परिवार के अंदर एक सजीव संपत्ति भी होनी चाहिए, जिसको अपन कहे कि चल चाय बना के ला, तो वो चाय बना कर ला करके दे, हमें उठने की भी जरूरत नहीं पड़े। हमने चाय बनाने की मशीन ले आते हैं, फिर भी उसको क्या करना पड़ता है? उसको शुरू करना पड़ता है। आज के समय में व्यक्ति क्या कर रहा है? एकदम जब 21वीं सदी के अंदर तकनीकी को बहुत आगे लेकर के जा रहा है और रोबोट का आविष्कार कर रहा है। रोबोट बनाते हैं ना, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो रोबोट क्या है? रोबोट भी एक दासी है, एक दासी है, जिसको एक जो निर्जीव संपत्ति है उसको सजीव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? तकनीकी के द्वारा। वो का वो अगर वहां पर दास रहेगा तो वो सजीव संपत्ति रहेगी। तो अरस्तु के कहने का तात्पर्य यह था कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके कार्यों के लिए सजीव संपत्ति है उसका भी होना क्या है? जरूरी है। सजीव संपत्ति का भी होना क्या है? जरूरी है। अरस्तु कहता है दास संपत्ति रूपी अन्य निर्जीव उपकरणों से ऊपर एक सजीव उपकरण है। दास क्या है? जिस प्रकार परिवार के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं, कूलर होता है, पंखा होता है, टीवी होती है, एसी होती है, मकान होता है, बेड होते हैं, ठीक है ना, और भी कई वस्तुएं होती है, दुकानें होती है, उसी के अंदर जो व्यक्ति है वो भी उसकी एक सजीव संपत्ति है। संपत्ति परिवार का आवश्यक अंग है और संपत्ति अर्जन हेतु उपकरण आवश्यक है। उसने कहा, अब देखो संपत्ति के ऊपर क्या कह रहा है कि संपत्ति अनिवार्य है, संपत्ति परिवार का अंग है, और संपत्ति आप कैसे प्राप्त करोगे? जब संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दास होना बहुत जरूरी है। संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दास होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास दास होंगे, आपके पास खेत है, बहुत बड़ा फॉर्म है, ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा आपके पास जमीन है, क्या आप अकेले उसके ऊपर जमीन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उस खेतों से जो है पैदावार लेने के लिए, उस खेतों के अंदर काम करने के लिए आपके पास सजीव चाहिए, आपके पास दास चाहिए। तो संपत्ति अर्जन का जो माध्यम है वो क्या है? दास है, और संपत्ति आवश्यक है। परिवार में वह 3 तरह के संबंध दर्शाता है। परिवार देखो 3 तरह के होते हैं, एक तो मालिक दास, एक तो मालिक और दास, एक मालिक व पत्नी, ठीक है, एक मालिक व बच्चे। एक तो क्या है? मालिक और दास, एक पति पत्नी, और मालिक और बच्चे। और इन तीनों के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल अलग अलग। इन तीनों संबंधों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। अरस्तु दास प्रथा के औचित्य के संबंध में प्रमुख 3 आधार बताता है। अभी हमने जो बात की ना कि दास प्रथा क्या है? कंपल्सरी है, आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है ना। ये अरस्तु बताता है कि भाई दास प्रथा जरूरी है। अब वो इस दास प्रथा को सही बता रहा है। इस दास प्रथा के पक्ष में 3 औचित्य बताता है। पहली बात तो वो बताता है कि दास प्रथा क्या है? नेचुरल है। दास प्रथा
प्राकृतिक है। यानी कि दास प्रथा समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर थोपी गई कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि दास प्रथा क्या है, नेचुरल है। जिस प्रकार से परिवार होता है जिसके अंदर माता पिता पत्नी बच्चे होते हैं, उसी प्रकार से दास भी क्या है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति के पास दास नहीं होंगे तो वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। दास के बिना उसका जीवन क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। जब वो खुद खेती करने के अंदर लग जाएगा, अपने पारिवारिक कार्यों के अंदर लग जाएगा, अपना जो है मजदूरी यानी कि जो लेबर वर्क होता है वो जब व्यक्ति खुद कार्य करने लग जाएगा, तो फिर वो जो नागरिकता अगली क्लास में हमने पढ़ा था ना, नागरिक कौन है, जो उसके पास समय है, जिसके पास संपत्ति है, जो राज्य के लिए काम कर सके। भाई व्यक्ति जब खुद खेती करने लगेगा, खुद मजदूरी करने लगेगा, तो फिर क्या होगा, उसके पास राज्य के लिए देने के लिए समय नहीं होगा। इसलिए दास प्रथा जरूरी है। यहाँ पर वो अपने तर्क द्वारा, सोफिस्टों के द्वारा दास प्रथा को प्रकृति के विपरीत बनाए जाने का खंडन करता है। ये जो सोफिस्ट वर्ग थे, ठीक है, ये सोफिस्ट कौन थे, ये सोफिस्ट हम एक तरीके से कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर, ठीक है ना, एथेंस के अंदर उस समय बाहर से आए थे। बाहर से आए हुए व्यक्तियों का वो वर्ग था जो एथेंस वासियों को, यूरोप वासियों को शिक्षित कर रहा था। यानी कि सोफिस्ट एक पढ़ा लिखा वर्ग था जो यूरोप एवं एथेंस के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि बाहर से आए हुए थे और एक अलग ही जो विचारधारा है वो उनको समझा रहे थे। तो सोफिस्ट वर्ग जो था वो उस समय का यानी कि पढ़ा लिखा और होशियार वर्ग माना जाता था। और इन सोफिस्टों की विचारधारा को बहुत सारे लोग यूरोप के अंदर मानते भी थे। और ये जो सोफिस्ट वर्ग है, इन्होंने लेखन कार्य भी बहुत किया है। तो ये सोफिस्ट क्या कहते थे कि नहीं, दास प्रथा अननेचुरल है। हम भी मानते हैं भाई, आज के समय में हम भी यही मानते हैं ना कि दास प्रथा जो होती है वो मानवाधिकारों के विरुद्ध होती है। मनुष्य को मनुष्य के नाते जो है बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए, और दास प्रथा के अंदर जो है व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, मानवाधिकारों का हनन होता है। इसलिए दास प्रथा क्या है, गलत है। मगर सोफिस्टों ने जो कहा ना कि ये अननेचुरल है, प्रकृति के विरुद्ध है, इस बात का अरस्तु क्या करता है, खंडन करता है। अरस्तु कहता है वह इसे प्रकृति प्रदत्त मानता है, क्योंकि वह मानवों में असमानता को आवश्यक एवं प्राकृतिक मानता है। देखो क्या होता है कि सारे व्यक्ति समान नहीं होते हैं। आज के समय में कहावत होती है कि हाथ की जो 5 अंगुलियां होती हैं वो समान नहीं होती हैं। सब व्यक्तियों की योग्यता समान नहीं होती है, सब व्यक्तियों की शारीरिक शक्ति समान नहीं होती है, और सब व्यक्ति जो हैं, सब व्यक्तियों के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सब व्यक्तियों के विचार और जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फिर अलग अलग प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो एक ही समान कार्य कैसे कर सकते हैं। भाई कुछ व्यक्ति दुर्बल है, बीमार है, ठीक है ना, अपंग है, इस प्रकार के जो लोग हैं, अब आप उनको कहो कि एक सक्षम और अच्छे जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति हैं उसके बराबर चलो, तो वो कैसे चलेंगे, नहीं चल सकते। उनके बराबर काम करने के लिए कहेंगे तो भी वो काम नहीं कर सकते हैं। वह प्रकृति को इस नियम की वकालत करता है कि श्रेष्ठ अश्रेष्ठ के ऊपर शासन करता है। दास प्रथा को वह उसकी परिभाषा से एक मानव के रूप में जानवर कहता है, क्योंकि दास के पास सिर्फ इतना विवेक होता है कि वह दूसरों के विवेक को समझ सके और उसका अनुसरण कर सके, न कि सब विवेक से कार्य कर सकते। प्रकृति के अंदर यह व्यवस्था रही है कि जो शक्तिशाली है वो कमजोर के ऊपर शासन करेगा, जो श्रेष्ठ है वो कम श्रेष्ठ व्यक्ति को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, उसके ऊपर शासन करेगा। तो वो कहता है कि जो दास होते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनके पास जो क्षमता होती है, जो विवेक होता है, जो विचार और भाव होते हैं, वो एक श्रेष्ठ और संपत्तिवान व्यक्ति के समान नहीं होते हैं। इसलिए दास के पास तो सिर्फ इतना विवेक होता है कि जो उसको ऑर्डर दिया जाए वो ऑर्डर के अनुसार, उसके कहे अनुसार कार्य कर सके। इसलिए दास प्रथा क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। वो कहता है कि दास जो होते हैं वो स्व विवेक से, अपने खुद के विवेक से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, दास प्रथा होनी चाहिए, दासों का जीवन भी इससे अच्छा होगा। दास प्रथा लाभप्रद है। दूसरी बात वो क्या करता है, दास प्रथा के औचित्य के बारे में, दास प्रथा के महत्व के बारे में बताते हुए वो कहता है कि दास प्रथा क्या है, लाभप्रद है। अरस्तु कहता है, अरस्तु का दास प्रथा के औचित्य को साबित करने का तर्क यह है कि दास का
होना नागरिकों के शारीरिक श्रम से मुक्ति प्रदान करता है और इससे अर्जित समय नागरिकों के लिए विश्राम का समय होता है, जिसकी की उपयोगिता नागरिक उत्तमता की प्राप्ति हेतु कर सकता है। वह ये बात ध्यान में रखते हैं के लिए है कि अरस्तु के लिए नागरिक वह है जो राज्य के विचार विमर्शात्मक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अब उसने कहा दास प्रथा लाभप्रद कैसे है, तो दास प्रथा के लाभप्रद होने के लिए ऊपर वो दूसरी बात बताता है। अभी हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था ना कि भाई जो नागरिक है, नागरिक कौन है, जिस व्यक्ति के पास समय है, जो राज्य के लिए समय निकाल सके। जब दास क्या करेगा कि जो मालिक है, जो नागरिक है, नागरिक मतलब जो राज्य के शासन एवं न्यायिक कार्यों में सहयोग करने वाला व्यक्ति, जब दास क्या करेगा उसके कार्यों को कर लेगा, जो रोजमर्रा के जो उसके कार्य हैं, ठीक है, उन कार्यों को जब दास कर लेगा तो क्या होगा कि जो नागरिक है उसका समय फ्री हो जाएगा और वो जो समय उसको मिलेगा उस समय में वो विश्राम कर सकेगा, जिससे उसको उत्तम नागरिक बन सके और उस समय का प्रयोग वह राज्य के कार्यों के लिए कर सकता है। तो राज्य की दृष्टि से अर्थात नागरिक को राज्य के कार्य करने के लिए समय मिले, इसलिए दास प्रथा क्या है, जरूरी है। दास प्रथा के बारे में तीसरा तर्क देता है कि दास प्रथा उपयोगी है। दास प्रथा कैसे है, उपयोगी है। यहां पे अरस्तु कहता है कि अनुदारवाद का एक आवश्यक अंग है, ठीक है। वही ये उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। दास यूनानी जगत में नगर राज्यों की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग हुआ करते थे, तो दासों की मुक्ति यूनान के नगर राज्य के सामाजिक संतुलन को अस्त व्यस्त कर सकती है। देखो क्या है कि जिस समय यूनान के अंदर, एथेंस के अंदर अरस्तु हुआ, उस समय वहां पे दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कई दास तो ऐसे थे जो दूसरी जगहों से ट्रांसफर किए गए थे। अब इतने सारे जो दास हैं, उन सब दासों को एक साथ में अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे, उन दासों को एक साथ में नागरिक बना दिया जाएगा, तो क्या होगा, पूरी की पूरी सामाजिक जो व्यवस्था है राज्य की, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब किसी राज्य के ऊपर एकदम से जनसंख्या का भार बढ़ जाता है तो क्या होता है, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि जब जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बड़ी मात्रा में शरणार्थी भारत के अंदर आ गए, जिस वजह से भारत की जो व्यवस्था थी वो क्या होने लगी, गड़बड़ाने लगी थी। इसी प्रकार से जब राज्य के ऊपर इन सब दासों को नागरिक बना देंगे तो क्या होगा, भार बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जो सामाजिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इतने सारे दास हैं, वो काम क्या करेंगे, जब वो अपने जो मूल कार्य अभी जो कर रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे तो वो दूसरा कार्य क्या करेंगे, उनके लिए रहने का, खाने का, पीने की जो व्यवस्था है वो भी कहां से होगी, क्योंकि अब तक तो जो नागरिक हैं, जो मालिक हैं, वो दासों की सारी जिम्मेदारियों को उठा रहे थे। अब क्या होगा, जो नागरिक हैं वो भी क्या होगा, दासों के इन कार्यों से मुक्त हो जाएगा। अब भाई मैं तेरे को भोजन नहीं देगा, अब मैं तेरे को रहने के लिए नहीं देता जगह, अब मैं तेरे को ये नहीं देता, कपड़े नहीं देता, अब मैं तेरी जो है शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो उन सब आवश्यकताओं को पूरा करते करते राज्य क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। इसलिए दास प्रथा उपयोगी है। दास प्रथा के ऊपर अरस्तु ने दासता के दो प्रकार बताए। अरस्तु ने दो प्रकार की दासता बताई, एक तो बताई है प्राकृतिक दासता और दूसरी कौन सी बताई है, दूसरी बताई है वैधानिक दासता। दूसरी कौन सी है, वैधानिक दासता। देखो प्राकृतिक दासता क्या होती है, यानी प्रकृति प्रदत्त दासता, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको तो प्रकृति ने ही दास बना दिया है, उसको तो प्रकृति ने ही दास बना दिया, उसको तो प्रकृति ने क्या कर दिया है, गुलाम बना दिया। देखो ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ना, ये अरस्तु के समय की पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं अपने विचार नहीं बताता हूं, क्योंकि आज का समय अलग है। आज कई जो है हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो भी व्यक्ति क्या करते हैं, उनके लिए भी राज्यों के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है। और कई व्यक्ति उस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो भी क्या है
कि आईएएस जैसी बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे हैं भारत के अंदर। तो आज के समय के लिए अरस्तु के मैं विचार बता रहा हूं। अरस्तु कहता है कि ये दासता तो व्यक्ति प्रकृति बना रही। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि है, अकुशल, अयोग्य होते हैं, वे प्राकृत या स्वाभाविक दास होते हैं, ठीक है ना। जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, कौशल नहीं होता है, मंद बुद्धि होते हैं, वो तो क्या है, वो तो नेचुरल रूप से ही कैसे हैं, स्वाभाविक रूप से दास है। ये व्यक्ति प्रकृति द्वारा ही शासित होने के लिए बनाए जाते हैं, प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था दास है। इन व्यक्तियों को तो जो प्रकृति ने है, प्रकृति ने किस लिए बनाया है, दास बनने के लिए बनाया है, ठीक है ना, यानी कि शासित होने के लिए। अब उनके तो क्या है, उनके ऊपर तो किसी न किसी मालिक का होना आवश्यक है। प्रकृति में सर्वत्र असमानता है। उत्कृष्ट स्वभावत निकृष्ट पर शासन करता है। अपने स्वभाव के अनुकूल सबका अपना विशिष्ट कार्य होता है। देखो क्या होता है, प्रकृति में क्या होती है, असमानता होती है। और इस प्राकृतिक असमानता के अंदर जो कुशल व्यक्ति होता है, जो सक्षम व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अकुशल के ऊपर सदा शासन करता है, ठीक है ना। और ये लंबे समय से होता आया है। अतः दासता क्या है, प्राकृतिक होती है। इस प्रकार की दासता को अरस्तु सबसे अधिक महत्व देता है। ये जो दासता है वो क्या है, सबसे, इस दासता को अरस्तु क्या करता है, ज्यादा महत्व देता है। दूसरी जो दासता है वो है वैधानिक दासता, कानूनी दासता। कानूनी दासता का मतलब ये है कि जैसे युद्ध के अंदर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, दुश्मन है, यानी कि जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है, आपराधिक कार्य करने वाला है, आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है, युद्ध के अंदर बंदी बनाए गए दुश्मन है। अभी क्या ऐसे व्यक्तियों को नागरिक बना सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को राज्य एवं शासन से संबंधित कार्य दे सकते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? तो हम कहते हैं नहीं कर सकते। भाई जो दूसरे देश का सैनिक है वो तो क्या होगा, वो तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो क्या करेगा, अपने राज्य के साथ में धोखा कर लेगा। जैसे ही जो कोई व्यक्ति है, आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है, वो क्या करेगा, अब जैसे कोई चोर है, अब उसको कैसे उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसका कोई चरित्र ही नहीं होता है, चरित्रहीन व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों को तो दास बना करके रखना ही उचित रहता है, ठीक है ना। वहीं पे जब वो खानों के अंदर, माइंसों के अंदर कई दिनों तक पड़े रहते हैं और वहां पे वो काम करते हैं, तभी वो हैं। जब ऐसे लोगों को राज्य की मुख्य धारा के अंदर लाया जाता है, समाज की मुख्य धारा में लाया जाता है, तो वो समाज की व्यवस्था को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त युद्धबंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। ये दासता वैधानिक दासता कहलाते हैं। प्राचीन काल में युद्धबंदियों को दास बनाने की कुप्रथा प्रचलित थी। इस दासता का आधार शक्ति होती थी। ये युद्ध का प्रतिफलन है। युद्ध में हार जाने पर किसी भी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। ये जो युद्धबंदियों को दास बनाना, ये पुरानी व्यवस्था थी। हालांकि आज के समय में ये सारी व्यवस्था नहीं है। आज के समय में तो कई जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते इस प्रकार के हो चुके हैं कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को या कोई विदेशी सैनिक आपको मिल जाता है तो आप तुरंत, आपको क्या करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। जिसका अभी जीता जागता उदाहरण हमने अपने कमांडर अभिनंदन के समय देखा था, जब पाकिस्तान ने उनको जल्दी क्या किया था, रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था। अब ये जो अरस्तु का दासता संबंधी सिद्धांत है, इसने हालांकि दासता के बारे में बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, फिर भी इन बातों की आलोचना किस प्रकार से की जाती है। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की जो आलोचना है, पहला है दास प्रथा के औचित्य को दर्शाने में अरस्तु व्यक्तिक पूर्वाग्रह का दोषी है। अरस्तु क्या कर रहा है, पूर्वाग्रह यानी पुरानी जो बातें हैं, ठीक है, उनके आधार पर चल रहा है। अरस्तु अपडेटेड नहीं है, ठीक है ना। अरस्तु अपडेटेड नहीं है, अरस्तु समय के अनुकूल नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे आज के वो कहता है कि युद्धबंदियों को क्या करना, दास बनाना। हम कहते हैं युद्धबंदियों को तो वापिस छोड़ देना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते हो चुके हैं। वो कहता है मानसिक विमंदित, मंदबुद्धि, हैंडीक्रॉफ्ट, ऐसे लोगों को दास बना के रखो। अरे आजकल तो ऐसे लोगों के लिए भी अलग से शिक्षा की व्यवस्था करके क्या है, उनको एक सफल व्यक्ति बनाया जा सकता है, ठीक है। जो हम आज के समय में इस प्रकार के कई उदाहरण देख भी सकते हैं, तो हम कह सकते हैं नहीं, अरस्तु की बातें गलत। उसका हेतुवादी दृष्टिकोण दास प्रथा के औचित्य के साथ मेल नहीं खाता। यानी वो कहता है इस हेतुवादी, ठीक है ना, कि युद्धबंदी राज्य को नुकसान पहुंचा देगा, इस हेतु उसको दास बना दो, ठीक है ना। जो जैसे
हैंडीक्राफ्ट व्यक्ति है वो अपना काम नहीं कर सकता, इसलिए उसे उस हेतु उसे बना दो, ये हेतु वेतु गलत है, तीसरा रास्ता निकल सकता है। इस प्रकार से उसकी आलोचना की जाती है। दासता संबंधित विचारों में भी विरोधाभास पाया जाता है कि वह दास को एक तरफ सजीव संपत्ति बताता है तथा उसे पशुओं के समकक्ष ले जाता है, जहां वे बैल जैसे कार्य करते हैं, दूसरी तरफ वह उन्हें कार्य यंत्र कहकर पुकारता है। ये तो परस्पर विरोधी विचारधारा है कि एक ही प्राणी सजीव हो और वह निर्जीव भी हो। देखो क्या होता है, एक तरफ तो अरस्तु क्या कहता है कि दास जो होते हैं उनके अंदर इतना विवेक होता है कि वो अपने मालिक के अनुसार कार्य कर सके, और दूसरी तरफ वो क्या है, बैलों के समान, गधों के समान, घोड़ों के समान दासों के साथ में सुलूक करने की बात करता है। ऐसी जो है दास प्रथा के अंदर वैसे ही उनसे कार्य करवाया जाता है। तो बात ये आती है कि अरस्तु के जो विचार है दास प्रथा के ऊपर वो पारस्परिक मेल नहीं खाते। यहाँ तो जो दास है उसको पूर्ण रूप से पशु, यानी कि वो कोई सजीव संपत्ति नहीं है, कोई उसके अंदर विवेक बुद्धि कुछ नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आपके घर में गाय भैंस बकरी है फ्रिज कूलर टीवी गाड़ी है, उस प्रकार से दास भी एक है। या फिर उसको थोड़ा अधिकार देने चाहिए, या फिर उसको जो है व्यक्ति मानना चाहिए। अधिकार की तो बात अलग है। ये स्वतंत्रता तथा समानता की अवधारणाओं के विपरीत तर्क है। देखो स्वतंत्रता और समानता आज के समय में, ठीक है ना, या उस समय में भी क्या होती थी, प्रमुख मानी जाती थी। स्वतंत्रता और समानता राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है। राज्य का क्या होता है, एक आवश्यक तत्व होता है। इनके बिना राज्य की व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है, मानवाधिकारों का हनन होता है। तो ये स्वतंत्रता की और समानता की जो अवधारणा है इनके विरुद्ध है अरस्तु की बातें, इसलिए भी अरस्तु की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। अरस्तु की व्याख्या के सभी औद्योगिक श्रमिक दासों को श्रेणियों में रखे जाएंगे, ये बात बहुत युक्ति संगत नहीं कही जा सकती। वो तो अरस्तु ने तो नागरिकता के संबंध में क्या कहा था, एकदम छोटी बातें बताई थी। नागरिकता की जो परिभाषा थी, ठीक है ना, तो वो नागरिकता के बारे में तो एकदम नागरिक बहुत कम लोगों को बनाए जाने का पक्ष ले रहा है। ऐसे में तो क्या होगा, जितने भी मजदूर हैं मिलों के अंदर काम करने के वाले, फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले, जिनकी संख्या हजारों में लाखों में है, वो सारे दास बना दिए जाएंगे। इससे तो क्या होगा, बिल्कुल जो है व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। अरस्तु दासों के परिवारों के बारे में कुछ भी नहीं बताता, साथ ही दासों की मुक्ति का उसका सुझाव कैसे कार्यान्वित होगा इससे वो स्पष्ट नहीं बताता। देखो क्या होती है कि परिवार, पत्नी, ये व्यक्ति के जीवन के मूल, अपन कहते हैं ना, ये मूल आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की। व्यक्ति प्रेम के बिना, व्यक्ति परिवार के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आज भी देखो समाज में क्या होता है, जिस व्यक्ति का परिवार नहीं होता है, घर नहीं होता है, उसको समाज अलग दृष्टि से देखता है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसको समाज क्या करता है, अलग दृष्टि से देखता है। तो फिर वो जिस प्रकार से प्लेटो शासक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी, निजी संपत्ति और निजी परिवार नहीं होगा, मगर उसके लिए वो उन शासकों की व्यवस्था करता है कि उसके परिवार की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी होगी। मगर दासों के संबंध में अरस्तु इस प्रकार की बातें नहीं लिखता है। अरस्तु दासों की पत्नी बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उनका जीवन कैसा होगा, और जो दास हैं, अगर कई बार क्या होता है, अगर कोई देखो आखिर में व्यक्ति है, अगर किसी के अंदर योग्यता है, वो भी नागरिक बनना चाहे, वो भी वापस समाज की मुख्य धारा में आना चाहे, तो कैसे आ सकता है, उसके बारे में भी अरस्तु बातें नहीं बताता है। अरस्तु दास को कार्य का उपकरण मानता है, न कि उत्पादन का। यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है, विशेषकर तब जबकि दास पारिवारिक जीवन में उत्पादन की क्रिया में सहभागी है। अरस्तु दास को क्या मानता है, कार्य का उपकरण मानता है, ठीक है ना, काम करने का, उत्पादन का नहीं। वो कहता है उत्पादन के लिए तो क्या है, सरकार वगैरह मालिक की भी जो है विवेक की आवश्यकता पड़ती है। तो दास प्रथा क्या है, गलत है। इस प्रकार से दास प्रथा के ऊपर अरस्तु ने बहुत सारी बातें बताई और लोगों ने उनका विरोध भी किया है। अब देखो संपत्ति और परिवार के ऊपर अरस्तु के क्या विचार थे, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको प्लेटो के साथ में इसकी संपत्ति और परिवारों की तुलना करके पढ़ लेना है। संपत्ति और परिवार के संबंधों में अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं है, ठीक है ना। अब यहीं पे आपको समझ जाना है, अरस्तु, प्लेटो क्या कहता है, निजी संपत्ति और निजी परिवार का विरोधी था,
और इसके बारे में हमने बहुत विस्तृत बातें कर चुके हैं। मगर प्लेटो, अरस्तु क्या है? प्लेटो का विरोधी है। अरस्तु क्या है? प्लेटो का विरोधी है। विरोधी है मतलब वो निजी संपत्ति और परिवार को आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि अपने जीवन के विकास हेतु समाज के सभी वर्गों को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के विकास हेतु, अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु, समाज के विकास हेतु, राज्य के विकास हेतु क्या है? संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है और वो परिवार के साथ भी रह सकता है। बात करते हैं अरस्तु के संपत्ति के ऊपर विचार। अरस्तु ने संपत्ति के ऊपर क्या विचार किए? अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए या राज्य के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। अरस्तु क्या कहता है? परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, भौतिक संसाधन कंपल्सरी है, आवश्यक है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है? इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन तथा सुख में संपत्ति आवश्यक है और अपरिहार्य है। अब ये जो कहता है कंपल्सरी, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि परिवार में क्या है। अरस्तु कहता है कि भाई संपत्ति जरूरी है। व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और निवास के लिए मकान की आवश्यकता होती है और वे सभी आवश्यकताएं संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती है। जो क्या होता है? व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसके अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, और आज के समय में हम उसके अंदर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो आवश्यकताएं हैं, इनको पूरी करने की जो पूरी कर सकता है वो व्यक्ति के लिए, इसके लिए पैसा जरूरी है, संपत्ति जरूरी है, प्रॉपर्टी जरूरी है। और जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, तो फिर वो उसकी ये मौलिक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो भाई संपत्ति तो चाहिए, पैसे तो चाहिए। अरस्तु यही बात बता रहे। इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर ही संभव है। देखो, एकदम नैतिक वातावरण, बौद्धिक वातावरण। नैतिक वातावरण मतलब सब हष्ट-पुष्ट, तंदुरुस्त व्यक्तियों के अंदर अच्छे गुणों का विकास, ठीक है ना, अच्छे गुणों का, अच्छे भावों का, समाज एवं राज्य के प्रति हित का सोचे, राष्ट्रवाद का विकास, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, मानकों का विकास, इनके लिए, और बौद्धिक विकास अर्थात शिक्षा, इनके लिए भी क्या है? संपत्ति जरूरी है। अरस्तु का तो विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते कि उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों द्वारा, राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों के द्वारा नियंत्रित हो। अरस्तु तो क्या कहता है? जो निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, व्यक्ति के पास जो निजी पैसे होते हैं, खुद का पैसा होता है, वो पैसा क्या है? ये सरकारी संपत्ति की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखो, ये जो बात है ना, इसका अरस्तु के इस भाव का क्या अर्थ निकल रहा है? अरस्तु की इस बात का ये अर्थ निकल रहा है कि अरस्तु साम्यवाद की तुलना में पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। अरस्तु पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। अरस्तु निजीकरण पर बल दे रहा है। अरस्तु क्या कर रहा है? एक तो होता है साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था के अंदर जितनी भी समाज की भौतिक, राज्य की भौतिक संपत्ति होती है, उसके ऊपर सरकार का अधिकार होता है। अरस्तु उसके ऊपर निजीकरण के ऊपर बल दे रहा है, उसके प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बल दे रहा है, पूंजीवाद के ऊपर बल दे रहा है मतलब उसका समर्थन कर रहा है। ठीक है, निजी संपत्ति के परिवार का औचित्य। बात करते हैं कि निजी संपत्ति है वो क्यों जरूरी है। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में निम्नलिखित आधार प्रस्तुत करता है। पहले, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। उसका कथन है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। क्या होता है? जब सब व्यक्ति क्या करेंगे? अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने हितों के लिए कार्य करेंगे, तो सब व्यक्ति एकदम कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? क्वालिटी में भी सुधार होगा, योग्यता में भी सुधार होगा, और राज्य का विकास अच्छे प्रकार से हो सकता है। प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति के संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के अपरिहार्य है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है, यानी कि संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति को सब प्रकार की सुरक्षा मिलती है। ठीक है ना, यानी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मगर बहुत कुछ होता है। अरस्तु यही बात बताना चाहता है। निजी संपत्ति जीवन का एक आवश्यक साधन है। संपत्ति के आधार पर ही व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता और अतिथि सत्कार जैसे गण नहीं अपनाए जा सकते। अरे कोई आपके घर में व्यक्ति आ गया, ठीक है ना, तो भी क्या है? संपत्ति होगी तो उसको चाय पानी पूछोगे। इसके अलावा उदारवाद, किसी को कोई आवश्यकता पड़ गई
तो भी संपत्ति जरूरी है, ठीक है। तो होगी नहीं तो फिर कैसे होगा। अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। संपत्ति सुख का एक साधन है क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। निजी संपत्ति का स्वाभाविक व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करता है। संपत्तिहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता। अरस्तु दास को कार्य का उपकरण मानता है, न कि उत्पादन का। यह व्याख्या संतोषजनक नहीं है। यह तो वो दास प्रथा के अंदर की बात आ जाती है। तो कुल मिला के क्या है कि संपत्ति सुख का साधन है, समाज के अंदर नैतिकता, भाईचारा उत्पादन, भाईचारा जो है को पैदा करने का साधन है। संपत्ति व्यक्ति के अंदर उदारवाद, स्वतंत्रता और लोगों के प्रति प्रेम को जगाने की भी साधन है। बात करते हैं अरस्तु परिवार के ऊपर क्या बात करता है। अरस्तु प्लेटो के स्त्रियों के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता। अरस्तु ने जो बातें बताई थी ना, ठीक है ना, कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, सबकी महिलाएं सबकी पत्नियां, पुरुष सबके पति, इस प्रकार की जो है व्यवस्था वो नहीं बताता, वो उसको गलत मानता है। वो क्या करता है, परिवार और विवाह को सही मानता है। उसके अनुसार ये नितांत अप्राकृतिक और उपहासास्पद है। वो कहता है ये तो यार हंसी का विषय हो जाता है, ठीक है ना, इसकी तो उपेक्षा की, ये तो क्या हो रहा है, अप्राकृतिक है, नेचुरल रूप से गलत है, ठीक है ना। और इसके ऊपर तो ऐसी बातों के ऊपर तो लोग भी हंसते हैं। अरस्तु परिवार संस्था को मानव जीवन के लिए स्वाभाविक, आवश्यक और उपयोगी मानता है और लिखता है कि परिवार विकसित समुदाय में सबसे प्रमुख समुदाय है जो मनुष्य द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार स्त्री, पुरुष तथा स्वामी और दास के योग से जो समूह बनता है वही परिवार है। अरस्तु के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसका अस्तित्व व्यक्ति की काम वासना, संतान उत्पत्ति, प्रेम, त्याग और अन्य प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है और जिसकी सदस्यता व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है। परिवार का आधार विवाह है जो अपने आप में एक पवित्र संस्था है। परिवार राज्य का आधार है, राज्य की भांति प्राकृतिक है। ऐतिहासिक दृष्टि से परिवार ने राज्य की उत्पत्ति को संभव बनाया। देखो क्या है, जब हम अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले परिवार बना, सबसे पहले विवाह, विवाह से परिवार बना, परिवार से कुटुंब बने, कुटुंब से ग्राम बने और ग्रामों से क्या बने थे, ग्रामों से जो बना था वो बना था राज्य। तो वो कहता है कि ये परिवार ही नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी। देखो परिवार क्या होता है, आपस में प्रेम, भाईचारा, संतान उत्पत्ति, ठीक है ना, इसके अलावा मेल मिलाप, ठीक है ना, और एक दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग, इसका एक प्रतीक होता है। परिवार के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, राज्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये थे अरस्तु के सामाजिक व्यवस्था, दासता, परिवार और अदासता, परिवार और संपत्ति के संबंधित विचार। आज के लिए